सो वायरल हिट एपिसोड 69 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है, मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं। तो इस चैनल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये चैनल डिलीट हो सकता है। और इसी वजह से मेरा जो दूसरा चैनल है NEX एक्स्ट्रास, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। और जैसा कि मैंने कहा था, अब से NEX एक्स्ट्रास में पहले वीडियो आएगा और उसी के बाद NEX में आएगा, क्योंकि मुझे चैनल को थोड़ा सा बचाना है 90 डेज के लिए। उसके बाद ही मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो ला पाऊंगा। और अगर आप नए हो, दूसरे चैनल और इस चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट देखना पसंद है, सब्सक्राइब कर लो, थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एनु कैंग नाम का एक नए बंदे से हॉबिन और उसकी टीम मिलता है। उसके साथ वो लोग एक नए यूट्यूब चैनल ट्रैवल शूटर टीवी नाम का चैनल खोलते हैं, जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। और उनका एक रिक्वेस्ट भी आता है, जिसमें किसी बुली ने किसी का 8 मिलियन वॉन चुरा लिया था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम तीनों को, यानी तेहुन, ग्यूल और इनो को देखते हैं। वो तीनों एक साथ है, सामने की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग पैसे दे दोगे? उनमें से एक बंदा कहता है, अरे यार तुम मदरफकर्स एक के बाद एक आते जा रहे हो यार तुम लोग। पर तभी दूसरा बंदा कहता है, रुको जरा। तेहुन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि हम बस उनकी पैसे ले ले? तेहुन को देखते ही पब्लिक पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। पर एनु कहता है, नहीं, हम उनके पैसे नहीं ले रहे, हम बस जो पैसे उन्होंने चुराए हैं वो लेंगे। कुछ देर बाद गेउल को देखते हैं, वो सबको कहता है, थैंक्स फॉर योर एंथुसियाज्म एंड सपोर्ट। मैं हूँ गेउल हान, फॉर्मर मेंबर ऑफ वन फंच टीवी। पर जैसा कि हम जानते हैं, उसे देख के सब गाली देने लगते हैं। कुछ देर बाद एनु कहता है, शो टाइम आ चुका है, चलो शुरू करते हैं। और सोचता है अब फाइट का समय आ चुका है। पर तभी सामने देखते हुए हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने सभी तीनों के तीनों बंदे झुक चुके हैं और अपने आप वो लोग अपना पर्स उन्हें दे रहे होते हैं। दूसरा बंदा कहता है, हे तुम सही हो ना? यही है वो द तेउन सियोंग, द लेजेंड, जिसने कि द इंटरनेशनल गैंग को हराया था। दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, ये वही है। क्या तुम मरना चाहते हो? एनु को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बस सोचता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग कहते हैं, प्लीज जो है सब कुछ ले लो, जो भी पैसे हमने चुराए हैं अब तक, सब कुछ। पर एनु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग तेउन के सामने झुक जाते हैं। तेउन कहता है, क्या तुम्हारे पास 500 वॉन होंगे? वो बंदा कहता है, हाँ है। तेउन कहता है, मुझे लगा था कि तुमने सब कुछ दे दिया है। वो कहता है, हाँ मैम, आई डिजर्व टू डाई। एनु सोचता है, हॉबिन, ये मेरी पहली टाइम है, फिर भी मैं सेंस कर सकता हूँ, इनसे एक बार मिलकर ही मैं सेंस कर सकता हूँ आखिर तुमने किस तरह के बंदे मुझे दिए हैं। तभी देखते हैं उनका ये काम तो ख़त्म हो जाता है। ये उन सबको कहती है, हम हैं ट्रैवल शूटर टीवी, हम आपके कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और लोग उसको गाली देने लगते हैं। पर इनो बस सोचता है, हम लोग कोई ऑर्डिनरी डुओ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम इनो के घर में देखते हैं, चारों तरफ कचरा है। इनो सबको अंदर आने के लिए कहता है, पर कहता है, ये मेरा घर है और अब से यही ऑफिस होगा ट्रैवल शूटर टीवी के लिए। आई एम ऑनर्ड कि तुम सब यहाँ पे आए हो। तेउन आते ही कहता है, सबसे पहले तुम जो सारा कचरा है सब कुछ को बाहर फेंको। पर ऐसी जगह ग्यूल को बहुत पसंद आता है, उसे घर जैसा लग रही थी। एनु कहता है, ठीक है, मुझे पता नहीं था तुम लोग आओगे आज, मैं कल क्लियर कर दूंगा सब कुछ। वैसे तुम दोनों ही हॉबिन के दोस्त हो, है ना? ये सुन के ग्यूल कहती है, नहीं, डोंट बी रिडिकुलस, हम बस बिजनेस पार्टनर्स हैं। तभी वो एक पेपर दिखाते हुए कहता है, हॉबिन ने मुझे कहा कि मैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड हूँ और बार बार वो मेरे वहाँ पे आता गया और मुझसे कहता गया कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर लूँ, इवन दो मैंने बार बार ना ही करी थी। कॉन्ट्रैक्ट देख के तुम समझ सकते हो ये चैनल मुझे बिलोंग करता है। पर इनो देखता है और कहता है, सब कुछ तो ठीक है, पर इसमें जो सबसे ज्यादा मेन है वही तो नहीं है, स्टैम्प। ग्यूल कहते हैं, क्या स्टैम्प नहीं है? हॉबिन ने तो कहा था है। तभी वो हॉबिन को कॉल करती है, पर हॉबिन उसका फोन ही नहीं उठाता। एनु बस उसको देखता है और सोचता है, गेउल हान, ये तो और भी ज्यादा अजीब है। और फिर तेउन की तरफ देखते हुए सेम सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा भी बिजनेस रिलेशनशिप है उसके साथ? उसका ये बात सुन के तेउन सोचता है। हॉबिन और तेउन को आमने सामने देखते हैं। वो कहता है, क्या चाहते हो तुम? और ये एनु कैन वो कौन है और मुझे उस एसोल की हेल्प क्यों करनी है उसके चैनल के साथ? हॉबिन कहता है, क्यों ना हम थोड़ा सा बैठ के बात करें। कुछ देर बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। हॉबिन उसको एनु कैन के बारे में सब कुछ बता देता है। बताता है कि जिन्हों ली के लिए उसका पूरा फैमिली मारी गई। और एनु कैन को हॉबिन के अंदर थोड़ा सा होप दिखा और उसने ये भी कहा था कि वो जिन्हों को पकड़ने में मदद करेगा, वो अपनी आपकी लाइफ को रिस्क पे डाल देगा, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। तेउन कहता है, पर उस बच्चे को तो अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी होगा। हॉबिन फिर से कहता है, मैंने कहा ना, उसने कहा है कि वो अपने आप को बेड पे लगा देगा। तुम्हें पता है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ, सच में बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ। प्लीज़ चलो साथ में उसकी मदद करते हैं। वो स्माइल के साथ तेउन को ये कहता है और तभी
तेउन उसको यानी एनु को देखते हुए कहता है, एनु कैन अपने आप को लकी समझो। और सोचता है, हॉबिन पता नहीं पर तुम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो, पर ये जो बंदा है ये भी कुछ नॉर्मल नहीं लगता मुझे। एनु कहता है, थैंक यू सो मच। वो चला जाता है। ऐसा कह के एनु कुछ देर बाद कहता है, ठीक है अब तुम घर नहीं जाओगी क्या? वो कहती है, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हमारे नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, तुम्हें पता है ना। एनु ये देख के हैरान होता है और कहता है, क्या ऑलरेडी? और उनका नेक्स्ट रिक्वेस्ट जिसमें कि लिखा हुआ था, मेरे भाई कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। हम किसी और के घर पे देखते हैं एक लड़की को। उससे मिलने वो दोनों आए थे। वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ देर बाद, और उस लड़की से पूछते हैं, आपने बताया था ना आपके भाई के बारे में, उसकी बिहेवियर कुछ अजीब है। वो उन दोनों को अंदर बुलाती है और कहती है, ये एम्बैरेसिंग है, पर प्लीज़ अंदर आ जाओ तुम दोनों। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरी भाई क्या कर रहा होगा। टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा और ऐसा काम भी करेगा कुछ, पर मुझे लगा कि तुम लोग शायद कुछ कर सकते हो, कुछ जानते होगे, क्योंकि तुम लोग भी स्कूल स्टूडेंट्स हो। मुझे बहुत चिंता होती है, पता नहीं उसके साथ आखिर क्या हुआ है। ये सुन के एनु कहता है, क्या हुआ है? वो कहता है, पता नहीं मेरे भाई गायब हो चुका है। कभी कभी तो लगता है उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। एनु पूछता है, क्या हुआ है आखिर उसके साथ? वो कहती है, मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा। वो बहुत अजीब सा बिहेव करता है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, कभी कभी कुछ अजीब से चीज़ें कहने लगता है। हर बार जब वो घर से बाहर जाता है और जब वापस आता है कुछ अजीब से अलग ही पर्सन बन जाता है। ये सिगरेट्स हो सकते हैं, पर उसके जो क्लोथ्स है वो भी स्टिंक करते हैं, और कभी कभी तो बहुत सारे पैसे लेके वो वापस आता है। पर तभी ग्यूल कहती है, थैंक यू फॉर योर स्टोरी, पर जितना कि लग रहा है तुम्हारी भाई वो प्यूबर्टी से जा रहा है और कुछ भी नहीं है। एनु कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं घर जा रही हूँ, और क्या? इसका क्या मतलब होगा कि उसके भाई अजीब से बिहेव कर रहा है? मैंने कहा ना ये प्यूबर्टी है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी घर पैसे लाना वो तो बहुत अच्छी बात है ना। पर एनु उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि रुको, ये हो सकता है कि ड्रग्स की केस हो सकता है। ये सुन के ग्यूल कहती है, ड्रग्स? तो फिर बताओ तुम कितना चार्ज करोगे इस लेडी को? पर एनु इस बात का जवाब नहीं देता और उसे ड्रग्स के बारे में कहता है कि मैंने एक डिटेक्टिव से सुना था कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी सी इशू है, और इतना भी सुना है कि जो न्यू ग्रुप है ड्रग्स के वो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है इसका उससे कुछ लेना देना हो। और सोचता है, जिनहोली ये पॉसिबल हो सकता है। और वो ग्यूल को सब कुछ समझाता है। कहता है ड्रग्स ही था ना उसकी मेन बिजनेस, तो हो सकता है वो फिर से ये सब शुरू कर रहा होगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद एक जगह पे देखते हैं कोई बात करता है और कहता है, दे आर ऑल द रेज दिस डेज अरेंट दे? मेरा मतलब है जो ड्रग्स मैं तुम्हें सप्लाई कर रहा हूँ। उसके सामने एक बंदे को देखते हैं। वो कहता है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बिलीविंग मी, और मुझे इन सब का इंचार्ज बनाने की। वो कहता है, मुन्हो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो, उन सब को बेचो, चाहे जिसको भी बेचना हो, या तक कि तुम बच्चों को भी बेच सकते हो। हाँ मुझे पता है कि तुम इसे जानते हो। कुछ देर बाद हम मुन्हो को बाहर जाते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। स्कूल में देखते हैं एनु आके हॉबिन को सब कुछ बता देता है। हॉबिन भी देखता रहता है। वो दोनों ये सारे बातें करते हुए जाने लगते हैं। या था कि एनु सब कुछ कहता है कि हो सकता है कि ये जिनहोली के बारे में हो, जिनहोली ये सब सप्लाई कर रहा होगा, पर अब तो उस लड़के को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे। तभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं सैनजियोंग और उसके पंटर्स आ रहे थे, जो कि उन्हें देख के थोड़ा सा हैरान तो होते हैं। दूसरा बंदा कहता है, क्या हमें उन्हें हाय कहना चाहिए? सैनजियोंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वो सब आपस में बातें करते हुए पास करने लगते हैं। पर तभी कुछ अजीब होता है। हम देखते हैं हॉबिन उसका हाथ यानी सैनजियोंग का हाथ ग्रैब करता है। सैनजियोंग कहता है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो तुम? वो अपनी हाथ को स्नैप करने की कोशिश करता है, पर हॉबिन उसकी हाथ को छोड़ता ही नहीं। ये देख के बहुत सारे पंटर्स बहुत हैरान होते हैं। हॉबिन उसके हाथ को पकड़े हुए सोचता है, मुझे लगा कि मैंने कुछ देखा, वो टैटू, वो कुछ अजीब। और तभी उसे फोटो की बात याद आता है। वो एनु से कहता है, एनु इस फोटो को देखो, मुझे लगता है कि अब हम सब कुछ आसानी से ढूंढ पाएंगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उस बंदे को बंधा हुआ देखते हैं। वो दोनों मिलकर उसे एक जगह लेके आए थे और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। हॉबिन उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, सच बोलने के लिए कहता है, या तक कि वो उस बंदे की फोटो भी दिखाता है। पर सैनजियोंग कहने लगता है, मैंने कहा था तुम सबसे, मैंने इस बंदे को कभी नहीं देखा, बस ये जो टैटू तुम देख रहे हो ये मुझे पसंद आया था एक बार, इसीलिए मैंने बना लिया था। कुछ देर बाद हम एनु को उसकी बैग को सर्च करते हुए देखते हैं। तेउन कहता है, इस बंदे को पीटने के बाद ही ये सच बोल पाएगा। पर तभी एनु को कुछ मिलता है, एक पेन किलर, जो कि उन सारे पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि सीरियसली इल होते हैं। पर इसके जैसा एक पील आखिर इसके बैग में क्या कर रहा है?
और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे उसके बैग में और भी बहुत सारे थे। इनो उससे पूछता है, क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे कि तुम्हारे बैग में पेन किलर्स, इतने सारे पेन किलर्स क्यों हैं? ये सुनने के बाद उस बात को वो पूरी तरह से डिनाई करते हुए कहता है, मैं बस ये इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे दर्द होता है, इसीलिए। मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम सब मुझे आखिर मार क्यों रहे हो, पकड़ के क्यों रखे हुए हो? मैं तो इनोसेंट हूँ ना। पर तभी इनो कहता है, तुम्हें पता है नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट, उसके आर्टिकल 59 पैराग्राफ 1 और सब पैराग्राफ 9 के हिसाब से एक बंदे को 1 या फिर उससे ज़्यादा साल के सजा सुनाया जा सकता है। और उसके बाद आर्टिकल 58 पैराग्राफ 1 सब पैराग्राफ 7, उसमें और ज़्यादा बड़ी सज़ा की बात है। उसे ऐसे आर्टिकल्स की बातें करते हुए देख के हॉबिन, तेहुन और ग्यूल बहुत हैरानी से उसे देखने लगते हैं। हॉबिन कहता है, क्या तुम जज हो? एनो उसको अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है, अच्छे से सोच लो, वो सब ऐसे ही पकड़े जाने ही वाले हैं। अगर तुम अच्छे से कोऑपरेट करोगे तो शायद तुम बच जाओ, पर अगर नहीं करोगे तो तुम्हें भी वो लोग क्रिमिनल की तरह जेल के अंदर ले जाएंगे। ये सुन के सैनजियोंग बहुत डर चुका है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सबको एक्सप्लेन करने लगता है। हॉबिन एनु से पूछता भी है, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, क्या तुमने लॉ भी पढ़ा है? पर एनु कहता है, नहीं, वो सब तो मैंने बस बना के बोला था। कुछ देर बाद सैनजियोंग उन्हें टैटू के बारे में बोलने लगता है। कहता है, ये जो सिंबल तुम देख रहे हो, ये हमारे क्रू के है। आई एम सॉरी, मैं इसे टोरी कहूँगा क्योंकि ये स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन कुछ अजीब है। द टोरी ऑफ क्रू, ये इस तरह का एक ग्रुप है जो कि स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचते हैं। और उसके बाद जब हमारा लीडर मुनो पार्क सारे ड्रग्स को लाते हैं और उसके बाद उन सबको अलग अलग जगह पे बेचते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, हमारा क्रू एक पिरामिड की तरह है और मैं सबसे नीचे आता हूँ। मुनो पार्क, ये नाम सुन के ग्यूल और तेउन दोनों कहते हैं, इस बंदे को तो हमने कभी नहीं देखा या फिर इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो कहता है, मुनो पार्क ऑफ कोर्स नहीं सुनोगे, वो है इस क्रू का लीडर। वो सियोल के बाहर से यहाँ पे आया है। याद है कि मैंने सुना था वो जुवेनाइल भी गया था, उसने कुछ बहुत खराब काम किए होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, मैं एक लो रैंकिंग मेंबर हूँ, इसीलिए मैं कभी भी उससे नहीं मिला। जो कि उससे मिलता है वो है हमारा बॉस जिनचन बे, जिसके बारे में तुम लोग कह रहे थे। मुझे जितना पता है वो मिडिल स्कूल में है और वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उसे टैकल करना पड़ता है और इसीलिए वो ड्रग्स में आया है। ये सब देख के इनो पूछता है, वैसे तुम्हारा रोल क्या है इसमें? वो कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, मैं बहुत लो रैंकिंग मेंबर हूँ, इसीलिए मेरा काम ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस जो सब वो हमें देते हैं उन सबको ड्रॉप करना। हॉबिन पूछता है, मुनो पार्क, उसका सप्लायर आखिर कौन है? और सोचता है, हो सकता है कि ये जिनहोली हो सकता है। पर सैनजियोंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ इतना कहता है, मुनो पार्क उसके बारे में रिस्पेक्टफुली बात करता है, हमेशा रिस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है कि वो एक गैंग मेंबर होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद हॉबिन और सबको लगने लगता है कि ये जिनहोली ही हो सकता है। कुछ देर बाद वो उन सबको एक आइडिया पिच करता है और इनो कहता है, क्या सैनजियोंग के पोजीशन का फायदा उठाएंगे, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन? कुछ देर बाद हम सैनजियोंग के मोबाइल को देखते हैं। वो लोग कहते हैं, हाँ, इनके बॉस ने इन्हें कहा है कि आपस में बातें ना करने के लिए। ये लोग कहाँ सुनने वाले, और ये लोग आपस में बातें करते ही हैं। तभी उनके ग्रुप को देखते हैं जिसमें सैनजियोंग के मोबाइल से वो सबको भेजता है, तुम लोग कहाँ हो भाई लोग? कुछ देर बाद हम उन सबको बाहर देखते हैं। सैनजियोंग के ग्रुप चैट में जिन जिन जगह के बारे में बोला गया था वो लोग यानी हम हॉबिन कंपनी के टीम मेंबर्स को वहाँ पे देखते हैं। हॉबिन सोचता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये जो डिटेक्टिव का बेटा है ये आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं। हम मुन्हो को देखते हैं जो कि पैसे गिन रहा था और उनमें से कुछ पैसे वो सामने देते हुए कहता है, ये लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ, अपने पंटर्स को थोड़े से अच्छे डिनर दे देना। जिनचन बे को देखते हैं, वो कहता है, थैंक्स बॉस। और कुछ देर बाद वो भी बॉस के बारे में पूछता है। मुन्हो बॉस के बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें करता है और कहता है, उसने कहा है कि वो हम जितना चाहे उतना ड्रग्स हमें दे सकता है सेल करने के लिए और हम किसी को भी बेच सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन नहीं बल्कि एक डेविल है ह्यूमन फॉर्म में। जिनचन उससे मिलना चाहता है पर मुन्हो कहता है, मैं तुम्हें कभी उससे मिलाऊंगा, मैं तुम्हें कभी उससे ज़रूर मिलाऊंगा जब हम और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तभी जिनचन के पास एक कॉल आता है। कॉल को पिक करते ही उसे पता चलता है कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। वो ये सुन के बहुत हैरान होता है। फ़ोन में उसे बताया जाता है कि कुछ लोग आए थे जिन्हें कि वो नहीं जानते, पर वो लोग उन्हें मारना चालू करते हैं और उनके पास जितने भी सामान थे सब कुछ लेके वो लोग भाग जाते हैं। हॉबिन के टीम के एक मेंबर्स को देखते हैं, वो लोग जाके उन्हें पीटने लगते हैं और उनके पास जितने भी सारा ड्रग्स थे सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं। मुन्हो जिनचन से पूछता है, जिनचन क्या कुछ प्रॉब्लम है? वो कहता है, नहीं, बस कुछ नहीं, उन लोगों ने कहा कि सामान डिलीवर करना हो गया है। और तभी वो मुन्हो से बाय कहते हुए चला जाता है और सोचता है,
फक, आखिर किसने हम पर अटैक किया। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम हॉबिन, इनो, ग्यूल और तेहुन को देखते हैं। उनके पास अब बहुत सारे ड्रग्स थे जो कि लगभग 7300 USD का है। वो लोग अब पुलिस की बात करने ही लगते हैं। तभी ग्यूल को देखते हैं। ग्यूल शायद एक ड्रग्स के पैकेट को छुपा लिया था। ये देख के वो लोग कहते हैं हम लोग शायद इसे भी पुलिस के हवाले कर सकते हैं। ये देख के ग्यूल डर जाती है और कहती है आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी। अब उन सब के पास एविडेंस आ चुका है। हॉबिन कहता है शायद हमें अब पुलिस को बता देना चाहिए। तेउन सैनजियोंग के पास जाता है और कहता है इस बंदे के बारे में क्या इसे भी पुलिस में नहीं देना चाहिए। सैनजियोंग डरता है और कहता है रुको, मैंने इस बारे में तो एग्री नहीं करा था ना। पर इनू तभी कहता है नहीं, हम अभी रिपोर्ट नहीं कर सकते। देखो अभी बॉस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। इनका लीडर वो कभी भी डिनाई कर सकता है, और अगर पुलिस ने कोई भी मिस्टेक किया, बॉस तो सोरो जो बंदा इन्हें सप्लाई कर रहा है उसको भी नहीं ढूंढ सकते। फिर हमारी इतनी मेहनत ही बेकार हो जाएगा। ये सुन के वो सब कहते हैं अच्छा तो फिर हम क्या करें। वो कहता है मेरे पास एक सोल्यूशन है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद किसी और जगह में। जिनचैन को देखते हैं, वो बैठा हुआ है। तभी सामने देखते हुए कहता है मैंने सोचा था कि हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, पर आई एम इम्प्रेस्ड, तुमने सारे ड्रग्स को रिकवर कर लिया है। तभी सैनजियोंग को सामने देखते हैं। वो पूरे ड्रग्स के बैग्स के साथ आया है। जिनचैन भी उससे पूछता भी है आखिर क्या हुआ है, किसने हमला किया था। पर सैनजियोंग कहता है मुझे नहीं पता बॉस, वो लोग भाग चुके थे जब मैं वहाँ पे पहुंचा। कुछ देर बाद वो कहता है जिनचैन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं नहीं था जिसने कि ड्रग्स को रिकवर करा है, मेरा एक दोस्त जिसने कि मेरी मदद की है। इस बंदे ने मेरी मदद की है। जिनचैन कहता है क्या, कौन है ये, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तो फिर ये है तुम्हारा दोस्त जिसने कि इन सब को रिकवर करा है। सच में तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। वो उसके पास जाता है और कहता है बताओ तुम क्या चाहते हो, जो भी होगा मेरे लिमिट में मैं दे दूंगा। वो बंदा अपनी कैप उतारते हुए कहता है सच में मैं चाहता हूँ कि मैं द ट्राइब क्रू में ज्वाइन करूँ और तुम लोगों के साथ ड्रग्स को सेल करूँ। यहाँ पे हम एनु कैन को देखते हैं जो कि उनके सामने उनके पास आया था। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सबको कहता है कि वो जिनचैन बे के साथ मिलने के लिए जा रहा है, उनके साथ काम करने के लिए अंडर कवर होके, ताकि वो सब कुछ जो भी इन्फो हो वो सब कुछ ले सके। जो देख के हॉबिन तो थोड़ा सा स्माइल करता है, पर ग्यूल बहुत हैरान होती है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पर इनो उन सबको समझाता है मैं बेस्ट फिट हूँ क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता और तुम सब बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो। ये सुन के जिनचैन कहता है सच में मुझे तो कोई आइडिया नहीं था मैं कैसे तुमको रिपे करूंगा, पर जो तुमने मांगा है वो तो सच में इजी है, मैं अरेंज कर लूंगा। पर इनो बस सोचता है मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं सब कुछ ढूंढ लूंगा आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं उनके ऊपर से नीचे तक। तभी वो दोनों हाथ में मिलाते हैं। जिनचैन कहता है वेलकम टू द ड्रग लाइफ। इनो सोचता है और मैं सब कुछ ऐसे ही करूँगा, वैसे ही जैसे कि मेरे डैड किया करते थे। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आप एनीएक्स पे देख रहे हो तो जल्दी से जाके दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।